नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ सुलेज पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आज बताते हैं क्या खास लाए हैं शो में आपके लिए। हम बाजार में हम लगातार देख रहे हैं कि एक रिकवरी का मोड दिखाई दे रहा है। काफ़ी गिरावट पिछले दिनों में देखने को मिली थी। आज लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिली। इधर कमोडिटीज मार्केट में लगातार एक्शन जारी है। कच्चा तेल एक बड़े उछाल के साथ अब भी कारोबार कर रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका शेयर बाजार पर, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर भी होगी चर्चा, खरीदें या बेचें। और बाजार आज शानदार तेजी के साथ जाकर बंद हुआ। निफ्टी 300 पॉइंट तो सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ। लेकिन कई चुनिंदा सेक्टर्स में हमने एक्शन आते हुए देखा। कौन कौन से वो स्टॉक्स थे और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा, बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो देखिए लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में तेजी जो है बिल्कुल हम देख रहे हैं। आज भी हर सेक्टर, हर पॉकेट और इंडेक्सेस में बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आज दिन की शुरुआत से ही बाजार ने जो जोश पकड़ा, बिल्कुल उसी तेजी के साथ बाजार में पूरे दिन रफ्तार के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी में अगर देखें, एशियन पेंट्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स रहे जो कि अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स दिखा रहे थे। इसी के साथ कुछ और काउंटर्स जैसे कि M&M फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। कुछ तमाम काउंटर्स जो इस तेजी में गिरावट का रुझान दिखा रहे थे उनको भी देख लीजिए। श्री सीमेंट, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थे जिनमें बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। ONGC, NTPC भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली के ट्रेड्स देखने को मिले। अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला था। सिर्फ और सिर्फ एक मेटल स्पेस को छोड़ दीजिएगा, वहां पर एक कमजोरी का दबाव या कह सकते हैं हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा निफ्टी, FMCG स्पेस, IT, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम शुगर कंपनियों में भी यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे, चाहे वो द्वारिकेश शुगर हो, आंध्र शुगर, डालमिया भारत, DCM श्रीराम अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोज ट्रेड्स होते हुए दिखे। द्वारिकेश शुगर करीब 17% तक की बढ़त के साथ आज के सत्र में ट्रेड दिखा और अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोज भी इन्हीं लेवल्स पर। डालमिया भारत शुगर में 6% की बढ़त, श्री रेणुका और साथ ही आंध्र शुगर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज दिखा रहे थे। होटल स्पेस जैसे जैसे अनलॉक थीम आगे बढ़ती हुई दिख रही है, रेस्ट्रिक्शंस कम होते हुए इसका सीधा असर है जो कि होटल सेक्टर पर देखने को मिला। इंडियन होटल्स, EIH, महिंद्रा हॉलीडेज टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। और ब्रूइंग कंपनीज जैसे कि GM ब्रूवरीज, UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच GM ब्रूवरीज करीब 3% की बढ़त, UBL और साथ ही USL में भी 3.5 से 4% की तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली एक अच्छी शुरुआत और उसके साथ अच्छी मजबूत क्लोजिंग आज के सत्र में। इंडेक्स को अगर आप देखेंगे 33,815 के लेवल पर बैंक निफ्टी 657 अंकों की तेजी, सेंसेक्स में 1223 अंकों की तेजी के साथ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला 54,647 के स्तर और 330 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ने भी आज ही के आज 16,400 तक के स्तर भी देखे और क्लोजिंग 16,345 पर दिखाई। तो काफी मजबूती भरा एक्शन आज दिन भर बाजार में दिखा। बिल्कुल, तो एक अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली। अच्छा कारोबार ग्रीन में जाकर बंद हुआ। और हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की बाजार में आज के मूवमेंट पर। पंकज टिब्रेवाल ने कहा है कि बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश का अब शानदार मौका आ गया है। उनके मुताबिक इस साल का बाजार काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है। तो ये नियर टर्म कंसर्न्स है। अगर कोई भी निवेशक अगर नेक्स्ट 3-5 साल की होराइजन को लेके चले तो ये एक करेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है। और हमने देखा पहले भी 2013, 2018 में भी अगर आपको याद हो तो हम ऑलमोस्ट $90 तेल की कीमतों की तरफ पहुंच गए थे। बट अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म लेंस रखें तो ये तेल की कीमतें अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये तेल की कीमतों पर एक ग्लोबल डिमांड शॉक या ग्लोबल ग्रोथ शॉक आएगा और वो कहीं ना कहीं अपने इक्विलिब्रियम से अपने आप ही भाव को कम कर देगा, बिकॉज डिमांड इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकते ग्लोबली। मैं बता रहा हूँ, चाहे वो ड्राइविंग डिमांड हो या एयरलाइंस डिमांड हो या इंडस्ट्री की डिमांड हो, एक कच्चे तेल की $130 की कीमतों पर आप ज्यादा दिन नहीं डिमांड को सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो वो अपने आप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। और हमारा ये मानना है कि ये नेक्स्ट 5-6 जो भी महीने हमें मिले इस साल में करेक्शन के लिए, उसे हमें अपने निवेश के लिए यूज करना चाहिए। ये बहुत कम टाइम होता है जब इंडिया में ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं और हमें निवेशकों को अच्छा मौका देते हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक ही एडवाइस करूंगा कि जो भी आप निवेश करें नेक्स्ट
2-3 महीने के हिसाब से ना करें, थोड़ी लंबी अवधि के होराइजन रख के रखें, 3 से 5 साल। एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन की तरफ ही रहे, ज्यादा टिल्ट रिस्क की तरफ ना ले, क्योंकि ये साल ट्रांजिशन का साल है अजय भाई। हम लोअर इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक्सेस लिक्विडिटी से एडिक्वेट लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अर्ली साइकिल से मिड साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये साइकिल जब ट्रांजिशन होती है तो उसे नेविगेट करना बहुत बहुत अच्छे से करना होगा, नहीं तो जोखिम भरा साल हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि लास्ट 2 साल लोगों ने जम के पैसा कमाया, एक तरफा पैसा कमाया। ये साल मेन वर्सेस बॉयज का रहेगा और कहीं ना कहीं ये साल डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उनके बीच में फर्क क्या है। तो ये साल को थोड़ा सा आपको केयरफुली नेविगेट करना होगा। बिल्कुल, तो नज़रिया लंबी अवधि का होना चाहिए। ये साल थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है। हमारे दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका नज़रिया क्या है। फिलहाल रवि सिंह और किरण जानी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह का पुल बैक हमने देखा पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद, पिछले 2 दिन से जो हम रिकवरी देख रहे हैं बाजार में, क्या कहीं ना कहीं कन्विक्शन आता है? आपको लगता है कि बाजार में बॉटम बन चुका है फिलहाल? जिस तरह से अभी प्लेसमेंट हुआ है निफ्टी के चार्ट के ऊपर की हम बात करें तो कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था निफ्टी, और साथ ही साथ अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थी उनके नीचे भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन कल के सत्र में हमने देखा कि एक अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने लोअर चार्ट के लेवल पे बनती हुई देखी, और साथ ही साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमने आरएसआई के ऊपर देखा। सिमिलर पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमने डेली चार्ट के ऊपर भी देखा और आज एक फॉलोअप बाइंग आया है। अब आज की जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं जो एक मल्टीपल गैप थे निफ्टी के चार्ट के ऊपर उसके ऊपर क्लोज हुआ है। सो एक कन्विक्शन आता है कि जब तक 16,200 के ऊपर निफ्टी टिकी हुई है तब तक लग रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड स्विंग अभी भी बाकी है, जहां पे हम देख सकते हैं कि 16,800 तक के लेवल आ सकते हैं। अभी कल की एक्सपायरी के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो कल की एक्सपायरी के लिए कोई अगर रेंज ढूंढ रहा है तो 16,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,300 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कॉल राइटिंग 61,000 लॉट की हुई है, और 16,300 के पुट राइटर्स अगर आप देखें तो 54,000 के हुए हैं। सो कहीं ना कहीं अभी कॉल राइटिंग ज्यादा है। कल के सत्र में हमको देखना रहेगा कि अगर 16,300 के ऊपर मार्केट 10 से 15 मिनट टिक जाता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक अपस्विंग देखें जहां में 16,500 तक के लेवल हम आ सकते हैं। सो कल के लिए अगर कोई भी डिप आता है 16,300 के आसपास तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 16,200 और ऊपर में 16,500 तक की हम वेट कर सकते हैं। 16,500 तक की वेट कर सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के लिए। चलिए एक और मार्केट पर फोकस करेंगे और वो है कमोडिटीज, जहाँ हमने देखा काफ़ी ज़ोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है और फिलहाल इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। शुरुआती तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं कच्चे तेल में हल्की नरमी देखने को मिल रही है अब, और क्रूड के लिए क्या नए ट्रिगर्स हैं यहाँ से बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हमारे साथ। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, ब्रॉडर मार्केट में तो अभी भी तेजी का ट्रेंड बरकरार है, लेकिन अगर आप मंडे की ऊंचाई से देखें तो करीब करीब 7% नीचे क्रूड के दाम आ चुके हैं। इसके पीछे वजह यह है कि यूक्रेन का भी रुख अब नरम हुआ है, और साथ ही रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर का जो अभी ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ किया है कि बातचीत के जरिए इससे हल निकाला जा सकता है, उससे क्रूड कीमतों पर दबाव बढ़ा है। और आपने दिन के दौरान देखा भी कि इक्विटी मार्केट में जिस तरह की तेजी आई है इससे साफ संकेत मिल रहा है कि स्थिति आगे हो सकता है सुधर जाए। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने जिस तरह से रूस से क्रूड होने वाले इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है उसका यहां पर असर आने वाले समय में दिख सकता है। दूसरी तरफ ईरान के साथ जो परमाणु करार होना है उसको लेकर अभी भी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि कई देश और खास करके रूस इस बात को लेकर सहमत नहीं है, वो लिखित में करार करना चाह रहा है। तो ये एक ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो क्रूड को सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, डिमांड ऑलरेडी बरकरार है, तो ये चैलेंजिंग अभी भी है मार्केट के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि फिलहाल रूस और यूक्रेन के फ्रंट पर वहाँ जो लड़ाई हो रही है वो कैसे शांत होता है, वहाँ किस तरह की खबरें आती है देर रात तक, वो यहाँ से मार्केट को फिलहाल ड्राइव करने वाले हैं। जी शुक्रिया विश्वमोहन उस अपडेट के लिए। रवि, जिस तरह से क्रूड का मार्केट चल रहा है इस समय हम देख रहे हैं पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, $130-135 तक के लेवल ग्लोबल मार्केट में देखने को मिले। एमसीएक्स पर भी भाव बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे उसमें हम देख रहे हैं कि नरमी आ रही है। कच्चा तेल अब फिलहाल ग्लोबल मार्केट में करीब 124 के आसपास पहुंच गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी को प्रॉक्सी प्ले करना है शेयर बाजार के लिहाज से तो इस कमोडिटी प्ले को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जानना जरूरी है कि आगे क्या अभी
यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस और बढ़ेंगी या घटेंगी। अभी का जो सिनेरियो बन रहा है उससे ये एक नजरिया साफ-साफ आ रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक्सट्रीम पर हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और जो अभी यूक्रेन का जो मामला चल रहा है इसमें थोड़ी सी नरमी अब देखने को मिल सकती है, तो वहां पर प्राइसेस एक बार को गिरती हुई नजर आ सकती हैं। अब दूसरी तरफ आप अगर इसको अपने इक्विटी मार्केट से देखते हैं तो इक्विटी मार्केट में दो बड़े इवेंट हैं। एक तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस का इंपैक्ट है, वो थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ नजर आएगा, तो उससे स्टॉक मार्केट में थोड़ी तेजी के ट्रेंड आपको बनेंगे। एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स जो नहीं चले जैसे आईओसी, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स में थोड़ी सी ग्रोथ आपको देखने को अब फिर से मिल सकती है। और जिन स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है जैसे गेल, भेल, इनमें थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड देखने को मिल सकता है या फिर एक स्टेबिलिटी रहेगी। तो आपको अगर इस समय क्रूड की प्राइसेस के हिसाब से देखें तो एनर्जी और आईजीएल या फिर आप गुजरात गैस, इन स्टॉक्स को थोड़ा सा प्लस करके चल सकते हैं, आगे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरने की वजह से अब इक्विटी मार्केट में जो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो रहा था वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी यहां पर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी और स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहां पर बढ़ सकती है। अभी फिलहाल मेटल की प्राइसेस ज्यादा हिट कर रही हैं मार्केट को, तो मुझे लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना ज्यादा अच्छा है। और लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो बहुत से स्टॉक्स हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, जिनमें कि आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं या फिर फ्रेश निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल पाए। फिलहाल स्ट्रैटेजी ये रखिए। एक तो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्लियर कट, और मेटल्स की बात यहाँ पर रवि ने की, तो उसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। आज ईटी नाउ स्वदेश पर वेदांता ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनका कहना है कि दुनिया भर में सप्लाई की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कमोडिटी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कमोडिटीज़ की कीमतों और बीपीसीएल में हिस्सा खरीदने और विनिवेश को लेकर उन्होंने और क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। At the moment, I have no idea whether I will go for it or not. Vedanta will never go for BPCL. World has a huge confidence on us that we will be able to manage it, or we would like to bring in all the financial partners who will fund this. We will manage very efficiently. We will work with the existing people. I'm just creating a castle in the air because nothing is in their hand. But when it comes, I have a vision where we can very win-win situation where our people of BPCL have a great smile. They have to earn more. They have to work better and create a remodel where we can create 3 times better synergy of this company. But Vedanta will not be part of financing BPCL. बिल्कुल, मेटल्स की बात करते हुए किरण, यहाँ पर हम देख रहे थे कि हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। जिस तरह एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे थे, इनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। फिलहाल अगर मेटल्स प्ले, जैसा रवि भी कह रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाहें, अगर आपको मैं पूछूं कि इस समय कौन से स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे, किन्हें पिक करेंगे, तो क्या आपकी टॉप पिक्स होंगी फिलहाल? तो पहले मैं मेटल इंडेक्स की बात करना चाहूंगा कि मेटल इंडेक्स में हमने देखा है कि पिछले नवंबर 2021 से कंसोलिडेशन फेज था, जहां पे हमने देखा कि 3 बारी मेटल इंडेक्स ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया था। अब उसको टच करने के बाद अभी वो हाल फिलहाल एक नए ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पर असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। तो लास्ट 2-3 दिन में जो भी ऊपर के लेवल से जो प्राइसेस नीचे आए वो एक जस्ट एंड प्रॉफिट बुकिंग था। बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने देखा था, काफी सारी कमोडिटीज, मेटल कमोडिटीज प्राइसेस ऊपर थे और वही रिफ्लेक्शन हमने स्टॉक प्राइस में देखा था। तो वो सब ऊपर इसलिए आए थे एक सेंटिमेंट्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी काफी बुलिश है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करोगे तो वेदांता VDL हमें इस प्राइसिंग के भी ऊपर अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास वो ट्रेड कर रहा है 370 के आसपास। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमें वेदांता में मेंटेन करनी चाहिए। 370 से 360 की रेंज में बाय कीजिए। 340 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह से इसके लॉन्गर टर्म चार्ट के ऊपर प्लेसमेंट है, वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट, हमें लगता है ये 400
420 से 450 तक की लेवल में आ सकता है। और एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है मेटल स्पेस में वो है ओडिशा माइन। ओडिशा माइन अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल से काफी एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है, और अभी जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। 2750 के आसपास स्टॉक प्राइस का क्लोजिंग आया है। इसमें भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। 2500 तक आप एक्यूमुलेट कीजिए, स्टॉप लॉस आप 2200 रखिए, और आने वाले 3-4 महीना में हमें लग रहा है ये स्टॉक 3200 से 3400 तक जा सकता है। ओके, तो वो आइडियाज़ आपको मेटल स्पेस से, अगर आप चाहते हैं कि इस स्पेस को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखें। रवि, आपसे जानना चाहूँगा, एक आईटी स्पेस हम देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि ये है कि कमोडिटीज़ फोकस में है, तो इस समय ऑयल की बात होती है, मेटल्स की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से आईटी स्पेस के जो काउंटर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, बड़े दिग्गजों में टेक महिंद्रा देख लीजिए, इनमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक रैली आती जा रही है। आपको लग रहा है कि ये कैचअप करेगी? जिस तरह से करेंसी का मूवमेंट चल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है, इस पर इस समय बेट करना चाहिए? बिल्कुल सौमित जी, आप किसी भी एंगल को छोड़ते नहीं, ये खास बात है आपकी, और आपने बहुत सही सेक्टर को पकड़ा। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर पूरे सेक्टर की देखें तो सभी चीजों के प्राइसेस में एक इम्पैक्ट दिख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे इम्पैक्ट दिखेगा। और डॉलर रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं तो वो आईटी सॉल्यूशंस में अगर जाएं तो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये तो आपके मैक्सिमम आपके काउंटर रहते ही हैं जिनको कि आप बड़े फोकस पे रखते हैं। लेकिन अगर इन स्टॉक्स को आपने अपने पोर्टफोलियो में अभी शामिल नहीं किया तो शायद आप जो मार्केट में रैली होगी उनमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं 2-4 स्टॉक्स आपको बताना चाहूंगा। एक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट और साइंट। ये 3 स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिनमें की एक अच्छा बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में मिल सकता है। तो आपको स्ट्रैटेजी मिक्स रखनी है। आईटी के पोर्टफोलियो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 100 रुपए का निवेश कर रहे हैं, तो इस समय आईटी का रेशियो 30% से कम किसी भी हाल में आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। यानी 100 रुपए निवेश करना है तो आईटी सेक्टर को 30 रुपए जरूर दीजिए। तो 30% पोर्टफोलियो का हिस्सा आईटी में होना चाहिए। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स यहां पर बताए हैं रवि ने। केपीआईटी पर फोकस कर सकते हैं आप, बिरला सॉफ्ट पर कर सकते हैं, और साइंट, ये कुछ कंपनीज हैं। दिग्गजों पर तो लगातार लोगों का फोकस रहता ही है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उनके अलावा कौन से अच्छे आइडियाज हो सकते हैं वो दर्शकों के साथ शेयर किए जाएं। एक और स्पेस है जो फोकस में है, वो है ऑटोज। यहाँ पर M&M के मेगा ईवी प्लान सामने आ रहे हैं। क्या है, किस तरह की गाड़ियां आने वाली हैं? मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ गए मेरे साथ। उत्कर्ष, बताइए क्या है M&M के प्लान्स? देखिए, गाड़ियों के लॉन्चेज और ईवीज के लॉन्चेज के प्लान तो इस समय हर गाड़ी बता रही है, चाहे महिंद्रा हो, हुंडई हो, किया हो, टाटा हो, मारुति बात कर रही है। लेकिन डिटेल्स अभी तक ये जो पत्ते हैं वो किसी ने अभी तक नहीं खोले हैं, वो बड़े अभी तक छुपे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें निकल के आई है और हमारे सूत्रों से, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि M&M की ईवी स्ट्रैटेजी क्या है। M&M की ईवी स्ट्रैटेजी सबसे पहले आप समझ लीजिए ESUVs की स्ट्रैटेजी है। महिंद्रा ने इससे पहले वेरिटो लॉन्च करी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट आगे आने वाले समय में आप महिंद्रा को कोई हैचबैक में या सेडान में आते हुए नहीं देखेंगे। या तो क्वार्टर साइकिल आ सकती है जो एक अलग सेगमेंट है, या SUVs पे फोकस रहेगा महिंद्रा का। अब सवाल है पहली गाड़ी कब आएगी। पहली गाड़ी आने वाली है सितंबर में। गाड़ी होगी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। ये आपकी टक्कर लेगी टाटा नेक्सॉन से, और उसके बाद ये जो बनी है ये S201 के प्लेटफॉर्म बनी है। इसका कोड शायद S210 है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये कॉम्पैक्ट SUV होगी और नेक्सॉन से कम्पीट करेगी। ये काफ़ी समय से वर्क में थी। अगले साल जो गाड़ी आएगी वो आएगी कंप्लीट SUV, माना कि 5 सीटर SUV होगी, फुल SUV होगी। और इस रेंज में जिस प्राइसिंग की महिंद्रा जिसको एम कर रहा है, वहाँ पे आपको एक फुल साइज SUV अभी नहीं मिल रही है। अगर आपको फुल साइज इलेक्ट्रिक SUV चाहिए, आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जर्मन कार मेकर्स के पास शायद जाना पड़े या जैगवार के पास जाना पड़े उस तरीके के फीचर्स को लेने के लिए, उस तरीके की ESUV लेने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल रहेगा, अगले साल आने वाला है। और 2024 जो है वो अंत में एक बहुत बड़ा साल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आएंगी आपकी ग्राउंड आप स्केट बोर्ड प्लेटफॉर्म की पहली कॉम्पैक्ट SUV।
क्यों स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उसमें आपका स्केल बढ़ जाएगा, और जिस तरीके से एसयूवी जिस तरीके से ये ईवीज चलती आ रही हैं अभी तक 2024 के बाद, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, सब में आप एक नया बदलाव देखेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। और साथ में क्वाड्रोसाइकिल जो बन रहा है एटम, उस पर भी काम चालू है। शुरुआत की 3 से 4 गाड़ियाँ ये रहेंगी। आगे की डिटेल्स हमें जैसे जैसे मिलती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन पहली गाड़ी को लेकर महिंद्रा का टारगेट है 20,000 गाड़ियाँ पर साल, मतलब करीब 2,000 का नंबर वो देख रहे हैं अभी। शुक्रिया उत्कर्ष। तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लान, और बहुत तेज़ी से कंपनियां इस पूरे स्पेस में आगे बढ़ती जा रही हैं। फोकस हमारा भी लगातार बना रहेगा। चलिए, वक्त हो गया हमारे मेहमानों से ये जानने का कि कौन से आइडियाज़ आज वो लेकर आए हैं आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, कल के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? आज हम 2 आइडियाज लेके आए हैं, दोनों बाई साइड के हैं। एक हमारा कॉन्ट्रा कॉल है रेन इंडस्ट्री के ऊपर। रेन इंडस्ट्री में हमने देखा था कि 260 के लेवल से एक वन साइड फॉल आते हुए देखा हमने, और नीचे में 165 के लेवल उन्होंने टच किए। लास्ट 2 दिन की अगर आप प्राइस एक्शंस देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है। साथ ही साथ आप आरएसआई के ऊपर देखोगे तो उसमें भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और आज का इस तरह से फॉलोअप बाइंग विद द वॉल्यूम, हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम प्लेस हुआ है। सो आप रेंज में पॉजिटिव ट्रेड या तो बाई ट्रेड लेके चल सकते हो। 175 के आसपास का क्लोजिंग है, यहाँ पे भी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हो, और आने वाले 3 से 4 दिन तक आप होल्ड कीजिए। यहाँ हमें लगता है कि टारगेट में 199 तक आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस के तरीके से आप 164 मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो BEL में है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो करंट जो भी फॉल आया था उस फॉल में अपनी एक भी मूविंग एवरेजेस को तोड़ा नहीं, अपनी सारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल और एक ब्रॉडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। उसके साथ साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और लास्ट 2 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम हो रहे हैं, लास्ट 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हो रहे हैं। सो BEL में भी हमें लगता है कि ये पॉजिटिव मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 220 के आसपास स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, इसमें भी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हो। 2 से 3 दिन में हमें 235 तक के टारगेट लग रहे हैं, और स्टॉप लॉस के लिए आप 212 यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज, ये 2 आइडियाज यहाँ पर किरण की तरफ से। रवि, 1 मिनट का समय, आपके कौन से आइडियाज होंगे आज? मेरे 2 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड, चूंकि ऑटो सेक्टर की चर्चा हो रही है, और ऑटो सेक्टर में एक अच्छा रिजल्ट देने वाली कंपनी ये है, जो कि 106 रुपए चल रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है इस समय। 140 की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको इस पर निवेश करना चाहिए, और एक अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये उनके लिए भी अच्छा स्टॉक है जो ऊपरी लेवल पर खरीदारी नहीं कर पाए, या फिर ऊपरी लेवल पर खरीदारी करिए और एवरेज करने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये करंट लेवल बहुत ही अट्रैक्शन में है। दूसरा स्टॉक है SBI। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको अट्रैक्टिव स्टॉक्स को लेके आऊं। SBI इस समय इसलिए ज्यादा फोकस है कि मार्केट में अभी जो करेक्शन है, पुल बैक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और SBI 450 पे से अगर 550 अपने हाई के टारगेट को भी देखें तो रिटर्न के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और हो सकता है ये आपको 3 से 4 दिन में ये एक बहुत बम्पर मुनाफा देके जाए। तो इसलिए मौका मत छोड़िए, इन स्टॉक्स को अपने शामिल करिए। करेक्ट। तो अशोक लेलैंड और SBI, ये 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स यहाँ पर, जहाँ आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आने वाले कुछ समय में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और किरण, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कंज्यूमर स्किंग।